बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि जैसे हमने कहा न्याय का जो सिद्धांत है, सामान्य न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जिस व्यक्ति को तकलीफ है वो न्यायालय में जाए और अपनी अपील करे तो उसे राहत देगी न्यायालय। अब जो जनहित याचिका है जिसे पीएन भगवती और कृष्णा स्वामी अय्यर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लेके आए, तो उन्होंने एक चेंज किया, मतलब हम बोले ना इसी को न्यायिक सक्रियता का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब न्यायपालिका क्या हो गई, सक्रिय हो गई। अब जनहित याचिका कैसे ली जा सकती है? मान लो हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भोपाल में पर्यावरण प्रदूषण बहुत है। चलो मैं रियल एग्जाम्पल की बात करता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट की बात थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली में एक तो यमुना बहुत गंदी हो रही है और दूसरी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। अभी भी दिल्ली नंबर 1 है, आपको पता होगा पॉल्यूशन में। तो दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, इस पे इन्होंने जनहित याचिका खुद से सोमोटो समझते हैं ना, स्वतः संज्ञान, मतलब अपनी खुद से संज्ञान लेके न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ के न्यायाधीश ने उस केस को फाइल कर दिया। जबकि पहले ऐसी स्थितियां नहीं हुआ करती थी। पहले क्या होता था, कैसा सिद्धांत चलता था कि जिसको तकलीफ है, जिसको पीड़ा है, जो भी व्यक्ति कष्ट में है, वो व्यक्ति पहले अपील करेगा और फिर न्यायालय उसके फेवर में या उसके अपोज में अकॉर्डिंग टू एविडेंस, साक्ष्य के आधार पर निर्णय देगा। लेकिन जनहित याचिका से क्या चीज़ निकल के आई कि कोई तीसरा व्यक्ति भी, मतलब जैसे मान लो एक व्यक्ति जो प्रभावित है, एक न्यायपालिका है, और तीसरा व्यक्ति जो उससे संबंधित भी नहीं है, अगर वो चाहे तो व्यापक जनहित में क्या लगा सकता है, PIL दायर कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब व्यापक जनहित, ब्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट की स्थिति में वो कोर्ट में जाके उन लोगों के बिहाफ में अपील कर सकता है। जैसे मान लो कोई एक बड़ा समूह है जिसको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है या वो सरकार की नीतियों से परेशान है, तो उनके बिहाफ में आपने देखा होगा कोई NGO जाके अपील कर देते हैं, PIL दायर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना है? कौन है? ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीने के जो तरीके हैं, कि जीवन की कला जो है, जीवन जीने की कला, वो लेके आई है आर्ट ऑफ लिविंग। कौन? श्री श्री रविशंकर जी। अब इन्होंने जीवन जीने की कला की बात की कि किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको ये लेके आए। कौन? श्री श्री रविशंकर। इनका एक कोई प्रोग्राम था दिल्ली में, उससे जो बाई प्रोडक्ट निकले, उनसे जो प्रदूषण हुआ, तो यमुना नदी में क्या हो गया, प्रदूषण हो गया। तो इसके लिए NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया था। ठीक है, तो ये कैसा हो गया था, व्यापक जनहित का मुद्दा है, नदी किसी एक की तो नहीं है। तो इस तरीके के मामले जो हैं, अब वैसे बहुत सारे मामले कहाँ जा सकते हैं। जैसे चूँकि ये किससे संबंधित था, पर्यावरण से, तो NGT ने जुर्माना लगा दिया। अगर ये व्यक्तियों को कर रहा है प्रभावित, तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके की PIL दायर की जा सकती हैं और उनके आधार पर निर्णय दिए जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और ये किसको दिखा रहा है? जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। देखो हम पढ़ेंगे, अगर हम देखें आर्टिकल 50 है भारतीय संविधान का, ये आर्टिकल 50 क्या कहता है, बताइए जल्दी से। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। अब कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की है। अब जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म हुई तो क्या किया न्यायपालिका ने, कार्यपालिका के ऊपर आके काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो PIL भी आपका जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है। नॉर्मली जो प्रक्रिया थी कि पहले आप पीड़ित हैं तो आप अपील करिए, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर चीज़ें होंगी। लेकिन आपके बिहाफ में कोई दूसरा अपील कर रहा है व्यापक जनहित के केस में, यानी कोर्ट कैसी हो गई, न्यायालय कैसी हो गई, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, न्यायिक सक्रियता दिखाई न्यायालय ने। कई बार मैंने कहा ना, जैसे न्यूज़पेपर में कोई घटना पड़ी और उस पर उन्होंने रिट जारी कर दी कि भैया सरकार बताओ कि ये क्यों हो रहा है, दिल्ली में प्रदूषण क्यों हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा ऑड इवन, सुना है ऑड इवन सिस्टम दिल्ली में चलता है। क्या मतलब है ये? मतलब एक दिन सिर्फ ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी दिल्ली में, व्हीकल जो चलेंगे, और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ ही दिल्ली में चलेंगी। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ध्यान रखना है, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। ठीक, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किनका है? जस्टिस PN भगवती और कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो लोग हैं PIL को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बना दिया और यही चीज़ जुडिशियल एक्टिविज्म को भी प्रेरित करती है, न्यायिक सक्रियता को। क्लियर है? अब हमें शुरू करना है बेटा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुछ बेसिक बातें, आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा कि जो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हैं ये कैसे अधिकार हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल राइट या राजनीतिक, और याद रखना राजनीतिक शब्द गलत है, राजनीतिक। आप चाहें तो मैं लिख भी दूं आपको। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, कैसे हैं ये? राजनीतिक। ठीक है, ये सही है। तो ये कैसे राइट है? पॉलिटिकल राइट है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, राजनीतिक अधिकार। ठीक, समझ में आ रहा है? ये शब्द जो है वो सही नहीं है और सबसे ज्यादा लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, राजनैतिक। ये गलत है हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? और आप अच्छे से किताबों में देखिए आपको क्या शब्द मिलेगा, राजनीतिक अधिकार। तो पॉलिटिकल राइट है ये, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब पॉलिटिकल राइट है तो ये इंडिविजुअल राइट थे। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसके लिए जिम्मेदार हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब व्यक्ति का अगर विकास करना है, उसका संपूर्ण विकास करना है, तो मौलिक अधिकारों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे हैं? एक तो इंडिविजुअल राइट है। ठीक है, कैसे हैं बेटा? इंडिविजुअल। ध्यान रखिएगा एक एक चीज अच्छे से। तो ये व्यक्तिगत अधिकार हैं, सामूहिक नहीं है। कैसे हैं? व्यक्तिगत अधिकार के रूप में हम इन्हें देखते हैं, तो ये इंडिविजुअल राइट्स के रूप में होते हैं। फिर हम देखें तो अगर हम देखें व्यक्ति के रूप में, तो ये कैसे हैं? सकारात्मक। इंडिविजुअल के लिए कैसे हैं? पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम देखें राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और ये क्यों है? क्योंकि राज्य को ये काम करने से रोकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जो DPSP थे वो राज्य के लिए सकारात्मक थे, क्योंकि राज्य को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, स्टेट को क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दो बातें क्या है? इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए पॉजिटिव, और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्य के लिए ये कैसे अधिकार हैं? जब DPSP और फंडामेंटल राइट्स में आता है तब भी ये चीज़ निकल के आती है कि DPSP जो है वो पॉजिटिव हैं, जबकि फंडामेंटल राइट नेगेटिव हैं। किसकी दृष्टि से? राज्य की दृष्टि से। लेकिन व्यक्तियों की दृष्टि से हम देखें तो व्यक्ति की दृष्टि से क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो पॉजिटिव हैं और राज्य के लिए नेगेटिव हैं, जबकि DPSP व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। और ज़्यादा बोलें तो जो DPSP थे वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार के रूप में थे, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट थे, जबकि यहाँ ये कैसे हैं? पॉलिटिकल राइट या राजनीतिक अधिकार हैं। और ये कैसे हैं? जस्टिसिएबल या जस्टिफिएबल, यानी कि ये बाध्य योग्य हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस स्थिति में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक ये बाध्य योग्य होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार हैं, राज्य के लिए नकारात्मक, व्यक्ति के लिए सकारात्मक होते हैं। ये राजनीतिक अधिकार हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये 12 से 35 तक होते हैं। और संविधान के भाग, तो भाग कौन सा है? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और हमने ये कहाँ से लिए हैं? तो हमने परसों ही पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं वो USA यानी कि क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से प्रेरित होके लिए गए हैं। तो हमने कहाँ से लिए हैं? ये USA से लिए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। पॉलिटिकल राइट या राजनीतिक अधिकार हैं,
व्यक्तिगत राइट है, व्यक्ति के लिए पॉजिटिव और राज्य के लिए ये नेगेटिव है। ठीक है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए या उसके व्यक्तिगत विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, और ये कैसे हैं, जस्टिसिएबल या ठीक है, तो बाध्य योग्य हैं ये, मतलब इनके विरुद्ध अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, यानी बाध्य योग्य हैं ये। ठीक है, केस फाइल कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो किस पे लागू होती हैं, फंडामेंटल राइट्स पर लागू होती हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न है आपको तो बोलिए, नहीं तो मैं फिर इनके आर्टिकल्स बताना शुरू करूँ। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंतर के बीच में भी ये चीज़ आपको पता है अच्छे से। और जिनको नहीं पता है तो भाग 3 कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। कौन से आर्टिकल हैं, 12 से 35 हैं। जस्टिसिएबल या बाध्य योग्य होते हैं, कैसे अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, इंडिविजुअल राइट हैं। और इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति के लिए पॉजिटिव, राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है, सामान्यतः समाप्त नहीं किया जाता। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हमने पढ़ा था। मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान निलंबन किस देश से प्रेरित है, ये जर्मनी। और थोड़ा आप समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल को दिखाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध और बाह्याक्रमण की स्थिति में, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, याद है। ठीक है, युद्ध और बाह्याक्रमण की स्थिति में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो ये स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अन्य आर्टिकल्स को राष्ट्रपति क्या करते हैं, निलंबित खुद से करते हैं। ठीक है, तो इनका निलंबन किया जा सकता है कब, अच्छा एक और चीज, युक्ति युक्त निर्बंधन, इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। अब कहां लग रहे हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, भाई जैसे सेना विधि लागू हो, अपस्फा सुना है, आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो अपस्फा है जो क्या है, आपके नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की जो बहनें हैं, 7 राज्य जो हैं, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो राज्य हैं आपके, इन राज्यों में क्या होता है, अपस्फा कानून लागू है। इसका बहुत बार विरोध किया गया। तो इस कानून में आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते। और आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल, कहीं कर्फ्यू लग जाए, जनता कर्फ्यू, कोविड में आप सबको याद होगा कि बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर केस कर सकते हैं। बहुत लोगों पे केस भी किए गए थे। कुछ लोगों को छूट थी, जैसे डॉक्टर्स को या जो स्टाफ है, नगर निगम है, पुलिस है, इन लोगों को छूट थी क्योंकि आपको व्यवस्थाएं संचालित करनी है। तो इन स्थितियों में आपके मौलिक अधिकारों को रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के कारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 को, जैसे हम कहें आपसे लॉ एंड ऑर्डर, जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कानून व्यवस्था। तो अगर कानून व्यवस्था का प्रश्न होगा तो कानून व्यवस्था के प्रश्न पर आपके किसको, आर्टिकल 19 को, या कहें हम सीधा बोलें जैसे राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, तो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अगर खतरा पैदा हो रहा है तो आर्टिकल 19 पर क्या लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब उस समय अगर हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को कोई नुकसान पहुंचाने वाला हो, जैसे एक एग्जाम्पल दें, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, आपने देखा बीच बीच में इस तरीके की हरकतें करते हैं कुछ लोग। अब अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो तो आप कैसी गतिविधि है, ये एंटी नेशन, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। अब अगर हम इस गतिविधि को करते हैं तो हमारे, ऐसा नहीं, अब देखना आर्टिकल 19 का 1A क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। अब जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो क्या आप बोलोगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपने क्या किया, हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने का कोशिश की। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को भी आप क्या कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं।
उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस आधार पर आपके आर्टिकल 19 जो है वो उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल दो और उसके आधार पे आप बोलो कि भैया आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस आधार पर हम तो खूब नारे लगाएंगे। अक्सर लोग यही समझते हैं। इसलिए भी पॉलिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ढंग से कि आपको ये तो पता हो कि एक नागरिक होने के नाते, किसी देश में रहने के नाते आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। अब हमारी वो एकता अखंडता को भी प्रभावित कर रहा है, संप्रभुता को भी, क्योंकि अगर यहाँ नारे लगेंगे इसका मतलब है पाकिस्तान प्रभावी हो गया, तो उस आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। समझ में आ रही है बात? तो ये तो कुछ फीचर्स थे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के थे कि भाई क्या क्या होते हैं। इसको हम सीधे सीधे बोलें कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी वाला जो था उसी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो यहाँ क्या दिया गया, यहाँ डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि 13 में जो आता है तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए। सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया या संसद ने जो मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब क्या नहीं रखता, इनसे कोई मतलब नहीं रखता, और इनका अल्पीकरण मतलब हमारे जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट हैं उनको कम करता है। समझ में आ रहा है? लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो इनका अल्पीकरण कर रहा है हमारे मौलिक अधिकारों का। अब मौलिक अधिकारों को अगर आप कम करेंगे तो आपको पता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के केस में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और मौलिक अधिकार जरूरी चीज़ है। तो सरकार भी ऐसे कोई कानून नहीं बना सकते जो हमारे किसका करे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें। यहाँ से शुरू होती है कहानी जुडिशियल रिव्यू की। किसकी? समझना अच्छे से, इस कहानी से क्या शुरू होती है? जुडिशियल रिव्यू। हिंदी में हम इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन। तो देखो पहले तो ऐसे समझो, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, कोई चीज़ करते हो, तो क्या बोलते हैं? रिव्यू कर लो, रिव्यू देख लो एक बार। ये क्या हो रहा है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर पावर है जुडिशियल रिव्यू की। आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ इस चीज़ का, NJAC। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट एक लेके आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने NJAC के बारे में सुना है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अच्छा, किस संविधान संशोधन से लाए थे? बोलिए, कौन से संविधान संशोधन से NJAC बना था? कोशिश करिए, पूछा गया प्रश्न है। लाइव क्लास, कोई बोलना चाहेगा? क्वेश्चन नहीं सुनते हैं आप। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किससे बना? मैं क्या पूछ रहा हूं, आप दल बदल पे क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि NJAC किस संविधान संशोधन से भारत में जोड़ा गया था? जल्दी बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोलिए। हाँ, तो NJAC जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, कब का था ये? 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पेज के ऊपर आप जरूर लिख लीजिए पहले तो, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल फुल फॉर्म लिख लीजिए, किसी दिन फुल फॉर्म पूछ लेगा वो। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ऑडियो बंद करिए, किसका ऑन है ये?
नेशनल जुडिशियल क्या है, कुछ पूछना है आपको किसी को? क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए, बाकी आप ऑन मत करिए ऑडियो, क्योंकि क्या होता है सुनाई नहीं देता फिर दूसरे लोगों को। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये 99वां संविधान संशोधन था 2014 का, जो सरकार लेके आई और इससे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या किया, जुडिशियल रिव्यू किया, और उसने कहा कि अब देखना कैसे आधारभूत ढांचे से कनेक्ट करेंगे कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको बताएंगे आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट जो आया वो किस केस से आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था उससे क्या आया, बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया। इसको बस थोड़ा सा मैं समझा दूं कि इसमें क्या था कि संविधान के सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ों को संविधान का आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा माना है, और उन्होंने ये कहा इस केस में कि सरकार आधारभूत ढांचा या मूल ढांचे को छोड़कर बाकी जगह संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, इवन मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल की गई हैं उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती। किसमें कहा गया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और अलग अलग केसेस में फिर ये चीज़ उन्होंने, और ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट हो मूल ढांचे की, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसेस में अलग अलग संविधान की चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया। इस क्वेश्चन पे हम अलग से बात करेंगे अच्छे से। अभी आपको बात समझ में आई? तो इन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो चला आ रहा था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, एक अलग क्वेश्चन है कॉलेजियम सिस्टम। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, अभी भी हो रही है। तो इसकी जगह सरकार क्या लेके आई, कॉलेजियम व्यवस्था को हटाकर सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएसी लेकर आई। इस एनजेएसी को लाने से क्या हुआ, फिर इससे क्या समस्या उत्पन्न हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे ये बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, आधारभूत ढांचे को प्रभावित कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं उनके अल्पीकरण से संबंधित है। तो इस आधार पर, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट ने नल या वाइड कर दिया। नल का मतलब होता है विधि शून्य। अब इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, वर्तमान में एनजेएसी काम नहीं करता है। इतनी बात समझ में आई कि एनजेएसी कब आया, 99वें संविधान संशोधन 2014 में आया, और हमारी कॉलेजियम व्यवस्था जो न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट की कॉलेजियम सिस्टम था उसकी जगह इसको लाने का सरकार ने प्रयास किया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। तो एक तो डायरेक्ट भी आ सकता है कि एनजेएसी के लिए कौन सा संशोधन और कब किया गया था। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई संसद ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत है, मतलब उनसे क्या नहीं रखते, उनके अलावा हैं, या उन्हें क्या करते हैं, अल्पीकरण करते हैं, डेरोगेशन करते हैं फंडामेंटल राइट का, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू करेगी और उन्हें विधि शून्य कर सकती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? पहली चीज़ कि क्या होगा पहली कंडीशन में, तो पहली कंडीशन में विधि शून्य करने का मतलब क्या है कि अगर कोई कानून सरकार ने, संसद ने बनाया और वो हमारे मौलिक अधिकारों को पूरे तरीके से क्या कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है, तो उस स्थिति में पूरा कानून समाप्त कर देंगे। अगर मान लो उस कानून का कोई एक भाग है जो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, असंगत है या अल्पीकरण कर रहा है, तो अगर मान लो उसमें से वो हिस्सा हटाया जा सकता है। जैसे कोई कानून बनाया जिसमें 10 धाराएं हैं और उसकी 2 धाराएं हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं, अगर वो हट सकती हैं उस कानून में से, तो उन 2 धाराओं को हटा देंगे और बाकी 8 को लागू कर देंगे। ये तो है पहली स्थिति।
मतलब उसे नल या वॉइड कर दिया। दूसरी स्थिति क्या है कि अब मान लो वो 10 धाराएं, भले प्रभावित 2 ही धाराएं कर रही, लेकिन कानून ऐसा है कि वो धाराएं 2 धाराएं अलग नहीं की जा सकती उस कानून से। तो पूरे का पूरे फंडामेंटल राइट पूरे का पूरा जो कानून है, जो नया कानून सरकार बना रही है, उसे नल या वॉइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब विधि शून्य कर सकती है। बात समझ में आई? 2 स्थिति क्या है कि अगर कोई सरकार ऐसा कानून बना रही है, सरकार से मतलब संसद में ही बनते हैं कानून, जो हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या उनका अल्पीकरण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उस कानून का वो हिस्सा समाप्त कर देंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, और अगर उस कानून का वो हिस्सा नहीं हटाया जा सकता तो पूरा का पूरा कानून ही समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब उसे नल या वॉइड कर दिया जाएगा, विधि शून्य कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू को भी, या कहें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। इसी का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कई सारी स्थितियों में उन कानूनों को नल या वॉइड कर देते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या उनका अल्पीकरण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या है? लॉज इंकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ रही है? अब जैसे क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू है? तो 13 में भी जुडिशियल रिव्यू। अभी आगे भी जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो जुडिशियल रिव्यू अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ है जुडिशियल और रिव्यू। अब यहाँ दूसरी स्थिति क्या है? ये तो हुई सरकार की और संसद की बात। अब इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भी अपना रिव्यू करती है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में लगा सुप्रीम कोर्ट को कि उसने जो डिसीजन सुनाया वो डिसीजन उतना सही नहीं था जितना होना चाहिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस समय पूरे साक्ष्य नहीं आ पाए, वो कंडीशन नहीं थी, और हमने फैसला जो दिया वो पूरे तरीके से सही नहीं है, वर्तमान में उस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के डिसीजन पर भी रिव्यू कर सकती है और अपने जो पहले के डिसीजन हैं उनको चेंज कर सकती है। तो 2 कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू हो रहा है। एक तो पार्लियामेंट्री लॉ की स्थिति में संसद या सरकार कानून बना रही है और अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू करके उन्हें नल एंड वॉइड कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद के डिसीजंस हैं वो अगर चाहे तो उनको रिव्यू करके क्या कर सकती है, उनको बदल सकती है। तो ये 2 स्थितियां आपके जुडिशियल रिव्यू में देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 13 समझ में आया? सीधी सीधी बात करूं कि सरकार या संसद का कोई भी कानून, कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को या तो अनकंसिस्टेंट कर रहा है या डेरोगेशन कर रहा है, मतलब उनसे असंगत है या उनको अल्पीकरण कर रहा है, तो उस कानून को या तो पूरे को शून्य कर देंगे, और अगर उसका एक हिस्सा जो इन्हें प्रभावित कर रहा है वो हटाया जा सकता होगा तो उस पार्ट को समाप्त कर देंगे। ठीक, समझ में आई बात? क्लियर हुई? तो ये थी आपकी आर्टिकल 13 की, और यहीं से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी जनरेट होता है। एनजेएसी में समझ में आया? कभी अगर 3 मार्कर वगैरह में पूछ लिया तो आप बता सकते हैं कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, 2014 में आया। क्या किया गया? कॉलेजियम व्यवस्था की जगह एनजेएसी का प्रावधान किया गया था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने नल या वॉइड कर दिया था, विधि शून्य कर दिया था। ठीक है, क्लियर है? अब हम आ जाते हैं क्षमता के अधिकार पर। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट हैं। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहले हम उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ लेते हैं और उनसे संबंधित आर्टिकल्स को, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही है कि वो आर्टिकल्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा, अब देखिए मैं आपको 6 फंडामेंटल राइट बता देता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल क्षमता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी है। तो पहला फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? समता का अधिकार, और जो कि कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखना यहाँ पर 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो 14 से 18 तक की बात की जाती है। ठीक, अब इसके अंतर्गत जो 5 आर्टिकल हैं, मतलब ये पहला है और पहले में भी 5 हैं, तो आर्टिकल 14
आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। और इक्वेलिटी बिफोर द लॉ यानी विधि के समक्ष समता में दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे थे, याद करिए क्या क्या? एक रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और एक विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का शासन कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था, डाइसी का लॉ भी कहते हैं। और ये क्या कह रहा था? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, तो नो पर्सन शेल अबव द लॉ। लेकिन ये कैसा था? नकारात्मक था, क्योंकि क्या हो रहा है, अलग अलग परिस्थितियों में आप समानता की बात नहीं कर सकते, और इसी को डाइसी का लॉ भी कहते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से है, आर्टिकल 14 से संबंधित है भारत में, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, तो नो पर्सन शेल अबव द लॉ, और ये एक नेगेटिव राइट है, और डाइसी का लॉ भी कहते हैं। ये सब हमने आपको बता रखा है। फिर दूसरी बात करें, इसी में क्या चल रहा था? एक और, विधियों का समान संरक्षण। तो जो विधियों का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, तो ये यूएसए से लिया गया है, एक बात। दूसरी चीज, यूएसए के अलावा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ये सकारात्मक है, और ये क्या बात करता है? समान परिस्थितियों में समानता, इक्वेलिटी इन इक्वल कंडीशन की बात करता है, इक्वेलिटी इन अनइक्वल कंडीशन नहीं। दो लोगों की अगर समान परिस्थितियां नहीं है तो उनमें आप समानता की बात कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही है ना बात? जैसे मैटरनिटी लीव दी गई महिलाओं को, अब एक व्यक्ति ये बोले नहीं साहब इसकी पत्नी प्रेग्नेंट है इसलिए उसे लीव दे दो, ठीक है, तो आपको नॉर्मल लीव तो मिल सकती है, लेकिन पैटर्निटी लीव तो नहीं मिलेगी कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये लीव किससे मिलेगी? उस महिला को जो गवर्नमेंट जॉब में है और मातृत्व अवकाश की अधिकारी है। तो समान परिस्थितियों में आप समानता की बात करेंगे, असमान परिस्थितियों में समानता की बात नहीं करेंगे। और देखें, दो महिलाएं एक ऑफिस में काम कर रही हैं, एक प्रेग्नेंट है और एक सामान्य है, बोले हम दोनों ही महिलाएं हैं, रूल ऑफ लॉ होगा तो दोनों पे लागू होगा, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलग अलग होगा। क्योंकि क्या होगा कि भाई एक प्रेग्नेंट है उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, जो प्रेग्नेंट नहीं है उसे मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती उस महिला को। अब दोनों महिलाएं थी, तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हुआ विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष जो है वो सभी लोग समान है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिख लिया था ना सभी ने? कोई ऐसा तो नहीं जिसका छूटा हो? तो मैं आगे चल के लिखवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और ये डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछे गए। विधि का शासन और विधियों का समान संरक्षण। जल्दी बोलिए, किसी को भी डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। जब हम फंडामेंटल राइट का एंड करेंगे तो हम आपको नोट भी करा देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चीज़ें ये तो हम आपको प्रिंट में दे ही रहे हैं, तो जरूरत नहीं है इन सबको। अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। चूंकि ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है, जो कि राइट टू इक्वेलिटी, समता के अधिकार को ही बता रहे हैं। तो यहां पर बताए गए इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के लिए क्या नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये व्यक्तियों पे लागू होता है या नागरिकों पर? ध्यान रखना, ये नागरिकों के लिए है, इसलिए बोला मैंने जान मान के व्यक्ति था। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30 क्या बात कर रहे हैं? अच्छे से समझ लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं ये किसके लिए हैं? भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन के लिए लागू होते हैं, ठीक है। क्या आर्टिकल या अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर से बोलें, ऐसे समझिए, ये जो आर्टिकल 15 है जिसमें हम कहते हैं
कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये भारत के नागरिक कह सकते हैं कि इस आधार पर आप हमारे साथ विभेद नहीं कर सकते। अब जैसे कोई मान लो भारत में व्यक्तियों की बात करें तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों रह रहे हैं, सिटीजन और नॉन सिटीजन। मान लो कुछ यूएसए के लोग रह रहे हैं, ब्रिटेन के लोग रह रहे हैं और अन्य देशों के लोग रह रहे हैं, और वो बोलें कि भाई आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हमसे विभेद मत करो। उनका क्या मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा? बोले मध्य प्रदेश के मूल निवासी, बन सकता है। तो इस आधार पर विभेद होगा उनके। लेकिन जो भारतीय नागरिक हैं उन पर, उनके साथ में इस आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलर धर्म के हैं या पर्टिकुलर आप रेस या मूलवंश के हैं, पर्टिकुलर कास्ट के हैं या पर्टिकुलर लिंग, सेक्स है यानी मेल फीमेल है और जन्म स्थान है। इनके आधार पर भारतीय नागरिकों में आप विभेद नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही है? इन आर्टिकल 20 किस में आएगा? कहाँ पढ़ा आपने ऐसा? तो वो भारतीय नागरिकों के लिए है क्या, विदेशियों को नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए, आप बोलते जाइए। ऐसा पढ़ा आपने कहीं? एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये 5 आर्टिकल, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद या कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, और सब लगा दें केवल। ठीक है, और बाकी के जो फंडामेंटल राइट हैं वो सभी पर लागू होते हैं, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये सब पर लागू होगी। आप ये नहीं कह सकते कि यूएसए का ये व्यक्ति रह रहा है तो इसके प्राण ले लो या उसकी दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दो, किसी के प्राण नहीं ले सकते आप। तो ये सब पे लागू होगा 21, 22 भी सब पे लागू होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किस पर? तो इन 5 आधारों पर जो भारतीय नागरिक हैं उनके साथ में किसी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते आप। अब इसी चीज का एप्लीकेशन दिखाई देता है 16 में। तो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो जो लोक नियोजन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, उसमें इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। किस मैटर में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। कौन से आधारों पर? ऊपर के जो 5 आधार हैं। ठीक है, तो इन 5 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज भी किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। देखो ऐसे समझो, अगर मैं बोलूं कि यूएसए का कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है और वो बोले भैया हम भी यूपीएससी देंगे और एमपीपीएससी देंगे, तो उसके लिए समान रूप से लागू नहीं होगी, क्योंकि नियोजन में आएगा ना, वो डिप्टी कलेक्टर बनेगा या आईएएस बनेगा सेलेक्ट होने के बाद। तो वो लोक नियोजन में आया। लोक नियोजन मतलब क्या, समझ में आ रही ना? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो वो ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई भेदभाव आप ना करें। लेकिन जो भारतीय नागरिक हैं, लोक नियोजन के विषय में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? भारतीय नागरिकों को क्या कहा गया है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दी गई हैं। तो वॉइस आ रही है आपको? तो हम बात कर रहे हैं लोक नियोजन में अवसर की समता की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इन स्थितियों में ये भी आपके भारतीय नागरिकों के लिए बात करते हैं,
और इसमें कहा गया है कि किसी भारतीय नागरिक या इंडियन सिटीजन से रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसमें क्या लिखा है, ऊपर के जो 5 आधार हैं इनके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही क्षण इस आर्टिकल 16 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए जो कि आर्टिकल 16 के अपवाद हैं, जैसे रिजर्वेशन फॉर एससी, रिजर्वेशन फॉर एसटी, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। तो ये सब जो हैं 16 में किए गए, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े, कमजोर वर्ग। तो ईडब्ल्यूएस इनका आरक्षण इसके अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है, अब आपसे पूछे एससी के लिए आरक्षण सेवाओं में 16 में, एसटी के लिए 16 में, ओबीसी के लिए 16 में, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 में। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। किस आधार पर है ये समझना अच्छे से, किस पे बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, इसकी बात करता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं बेटा संरक्षी विभेद। क्या है ये, तो आपको ध्यान रखना है, आप आरक्षण का विरोध ना करना कभी भी। व्यक्तिगत रूप से आपके जो भी विचार हैं वो आपके हैं, एग्जाम में, इंटरव्यू में, लिखने में कभी भी विरोध मत करना आरक्षण का। आपको क्या बताना है, ये जो लोक नियोजन में यहाँ पर अवसर की समानता में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उसका क्या आधार है, उसका सिद्धांत जो है वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या संरक्षी विभेद पर आधारित है। तो ऐसे वर्ग जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए या उससे पिछड़ गए, तो उन लोगों को आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बात समझ में आ रही है रिजर्वेशन की। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षी विभेद, मतलब वर्ग विशेष को संरक्षण देने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए विभेद किया जा रहा है, ना कि किसी दूसरे के साथ भेदभाव। बात समझ में आ रही है कि एक वर्ग जो विकास की मुख्य धारा, डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा था, तो उसको ऊपर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, जो कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। बाकी वर्गों के साथ यहाँ विभेद नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप देखना समझना, आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आप जाति के आधार पर हो गया विभेद, एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, ये जाति के आधार पर है विभेद सामान्य रूप से। लेकिन अगले क्षण वो क्या कहते हैं इसमें कि ये जो आरक्षण है ये संरक्षी विभेद है, और इसमें जो वर्ग विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं उनको लाने के लिए किया गया है। दूसरों को इससे नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब बात आती है कि आरक्षण में कुछ सुधार की बात। तो जी सर, आरक्षण में कुछ सुधार के प्रावधान हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी में है और अगर उसकी पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, मलाई परत में, तो उसे ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये प्रावधान आप अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण में भी कर सकते हैं। जैसे ओबीसी में अगर पेरेंट्स आपके 2nd क्लास के अधिकारी हैं या उससे उच्च पद पर हैं, तो आपके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये प्रावधान आप अनुसूचित जाति जनजाति पर भी लागू कर सकते हैं। और एक दोबारा से सर्वे किया जाए जिसमें वास्तव में किन्हें लाभ मिलना चाहिए और किन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसका क्राइटेरिया पुनर्निर्धारित किया जाए या उसका रिव्यू करने की आवश्यकता है। क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, तो आपको विद्रोही नहीं होना है, आपको पॉजिटिव विचार बताने हैं कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ 15,
5 आधारों पर किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आरक्षण की भी व्यवस्था इसके अपवाद के रूप में दिखाई देती है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 17 पर। तो ये है आपका एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है ये कि अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के भी विरुद्ध अनटचेबिलिटी का या अस्पृश्यता का व्यवहार करता है, भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत हो गया, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इतने लिखने से तो अनटचेबिलिटी समाप्त नहीं होगी। तो इसको कानूनी रूप देने के लिए आर्टिकल 17 को 2 एक्ट लाए गए भारतीय संविधान में, भारतीय कानूनों में। एक है सबसे पहले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, और इससे भी जब बात बनती नहीं दिखी पूरे तरीके से, तो फिर आया SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। पूरा नाम ध्यान रखिएगा, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। कोई भी व्यक्ति जो SC या ST का नहीं है और किसी भी तरीके से उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ SC ST एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस आर्टिकल का एप्लीकेशन कहाँ लागू हुआ? भारत के जो कानून है उनमें 2 लॉ आ गए, एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, और दूसरा SC ST एक्ट 1989 यहाँ पर लाए गए। ठीक है, और इसके बाद समता के अधिकार का जो अंतिम आर्टिकल है वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। देखो ऐसे उपाधि देते हैं ना, जब ग्रेजुएशन वगैरह में गवर्नर देते हैं तो ये टोपी जैसी रख देते हैं, तो आप उपाधि अंत कर दिए समझ लो, 8 बन जाता है ना उपाधि में। तो 18 में क्या हो रहा है, उपाधियों के अंत की बात की जा रही है। मतलब अब किसी तरीके की उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे पहले होते थे राजा जी, राय बहादुर, इस तरीके के टाइटल्स अब वैलिड नहीं हैं। और किन उपाधियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, मतलब किन पर प्रतिबंध नहीं है? ठीक है, तो आर्मी रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड उपाधियों को छोड़कर, जैसे डॉक्टर आप लगा सकते हैं, इंजीनियर आप लगा सकते हैं। अब आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को, जैसे अगर आप जानते हैं सेना में बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, जैसे परमवीर चक्र मिलते हैं, सेना मेडल बहुत सारे होते हैं, तो इनकी नहीं बात की गई है। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन पुरस्कारों की भी देने की बात की गई है, लेकिन इनका आप उपयोग नहीं कर सकते। आपके नाम के आगे आप वैलिड तरीके से, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर घर के नेम प्लेट पे। ये सामान्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से आप उपयोग नहीं कर सकते। जबकि जो शिक्षा और सेना संबंधी जो उपाधियां हैं उनको छोड़कर बात की गई है। कहाँ पर उपाधियों के अंत में? तो एक आर्मी और एक एजुकेशन रिलेटेड उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियां जो थीं उनकी समाप्ति कर दी गई है। तो देखिए ओवरऑल जो हमने बात की आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, एक दूसरी बात 13 में मौलिक अधिकारों, ध्यान रखिएगा, से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो वो समाप्त कर दिए जाएंगे, उस सीमा तक समाप्त होंगे। अगर पूरा कानून प्रभावित कर रहा है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। फिर हम आ जाते हैं 14 से 18 के बीच में हमारे पहले मौलिक अधिकार, जो कि राइट टू इक्वेलिटी है, समता का अधिकार है। इसके अंतर्गत 14 में विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ की बात की जाती है। और इक्वेलिटी बिफोर द लॉ में 2 सिद्धांत जो काम करते हैं, एक रूल ऑफ लॉ जो कि ब्रिटेन से लिया गया, विधि का शासन, और एक विधियों का समान संरक्षण की बात की जाती है।
फिर हम 15 में आते हैं तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की बात करते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, बोलो, रिलीजन, बोलो, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर, इन 5 में से किसी भी आधार पर किसी के साथ, कौन, लेकिन किसके साथ, भारतीय नागरिकों के लिए आर्टिकल 15, तो भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता है, तो उपरोक्त 5 आधारों पर किसी में लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहीं पर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या संरक्षी विभेद के अकॉर्डिंग आरक्षण की बात की गई है। तो ये अपवाद हो जाते हैं SC ST और बाकी वर्गों के आरक्षण। इसके बाद 17 क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ये आपके हिंदी के पेपर में आ जाए, अनटचेबिलिटी हिंदी लिखो तो अस्पृश्यता, ठीक है। फिर लास्ट जो आर्टिकल है हमारा समता के अंतर्गत वो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत। और किसको छोड़कर, एक्सेप्ट आर्मी और एजुकेशन, तो शिक्षा और सैन्य संबंधी उपाधियों को छोड़कर बाकी टाइटल्स को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि हमने बातें कर ली। इतने में पहले किसी का प्रश्न हो तो बोलिए, इसके आगे हम कल बात करेंगे, जिससे दूसरी साइंस की क्लास आपकी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, कोशिश करेंगे कि कल तक हम इसे मेजर सेक्शन को कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर 3 क्लास भी लगती हैं तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। कई बार प्रश्न आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 सीधा पूछा गया है, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू पूछ सकते हैं, NJAC पूछ सकते हैं। आगे के आर्टिकल्स और महत्वपूर्ण है, जैसे 19 में हमें डिटेल में पढ़ना है कि उसके सब क्लॉज में 1 2 3, अब 1 में A B C D E F G क्या क्या है, F हट गया है तो क्या है, फिर उनके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हम देखते हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा जिससे आप उसको देख सकें, ठीक है। कोई मुझे मैसेज कर देना 1:30 बजे के बाद, जब मैं फ्री होऊंगा तो इसे अपलोड भी कर दूंगा और मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। तो उसको आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 हो गया हमारा फंडामेंटल राइट का, ऐसे समझ लीजिए। तो 3 क्लास मैक्सिमम में कोशिश करते हैं कि कल जितना ज़्यादा हमारा कंप्लीट हो सके। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए भाई, थैंक यू।